नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं छंद विधान। आज इसका तीसरा भाग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे मात्राओं के नियम, अर्थात छंद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी मात्रा लघु होगी, कौन सी दीर्घ होगी, इनके क्या नियम हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यदि लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है तो उसकी मात्रा 1 होगी, और यदि स्वर दीर्घ है तो उसकी मात्रा 2 हो जाएगी। गुरु स्वर है तो उसकी मात्रा 2 हो जाएगी। उसके चिन्ह भी मैंने आपको बताए थे। अब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि लघु वर्ण तो हमको लघु दिखाई दे रहा है, परंतु हम उसकी मात्रा वहाँ पर गुरु लगा देते हैं, या दीर्घ वर्ण दिखाई दे रहा है, दीर्घ स्वर वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, परंतु उसकी मात्रा लघु ही रखी जाती है। तो ये जो नियम है, वैसे तो अभ्यास करते करते हमें सब याद हो जाते हैं, परंतु फिर भी एक बार मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला नियम है लघु वर्ण की गुरुवत गणना, कि कब लघु वर्ण को गुरु के समान माना जाता है अथवा उसकी मात्रा 2 लगाई जाती है, 2 गिनी जाती है। पहला नियम है संयुक्त अक्षर से पहले यदि लघु मात्रा आती है तो वो दीर्घ हो जाएगी। कोई भी संयुक्त अक्षर, जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए हैं अक्षर, क्षय क्षत्रिय हम यहाँ देख रहे हैं, यह संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए यहाँ पर अ की मात्रा गुरु हो गई। वैसे तो अ की लघु मात्रा होनी चाहिए, परंतु इसके बाद संयुक्त अक्षर आ रहा है, इसलिए इसकी मात्रा कैसी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। एकत्र, त्रय यहाँ पर संयुक्ताक्षर है, इसलिए त्रय से पहले जो आ रहा है लघु वर्ण है, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, 2 गिनी जाएगी। पद्मा, द के बाद माँ आ रहा है, द के बाद तो माँ आ रहा है, लेकिन ये द यहाँ पर जो है ये अर्ध है, यानी कि संयुक्त अक्षर है, इसलिए प की मात्रा कैसी हो गई, गुरु हो गई। और योग्य, अब यहाँ देखिए, यहाँ मात्रा पहले से ही गुरु है। यो, ये दीर्घ स्वर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, गुरु स्वर है, इसलिए इसकी मात्रा 2 होगी, परंतु इसके बाद संयुक्ताक्षर आ रहा है। अब 2 से आगे तो हम बढ़ा नहीं सकते मात्रा को, इसलिए ये ऐसे ही रही। तो ये 2 नियम, एक तरह से हमने इस एक ही नियम के अंदर 2 नियमों को जाना कि जब संयुक्त अक्षर आ जाए और उसके पूर्व में ह्रस्व वर्ण है तो उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी, यानी 2 मात्रा काउंट करेंगे हम वहाँ पर। परंतु यदि संयुक्त अक्षर से पहले से ही दीर्घ स्वर आ रहा है तो उसकी मात्रा 2 ही रहेगी। दूसरा नियम जो है, विसर्ग से पूर्व यदि लघु मात्रा है तो वो दीर्घ हो जाती है। जहाँ कहीं भी विसर्ग आता है, जैसे दुखद, दु के बाद विसर्ग आ रहा है तो इसलिए दु की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, क्योंकि इसके उच्चारण में हमको है तो यहाँ पर लघु मात्रा, लेकिन इसके उच्चारण में हमें समय लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसकी मात्रा दीर्घ हो गई। दुखद, आप पढ़ के देखेंगे, बोल के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि कब मात्रा हमें दीर्घ लगानी है और कब लघु। तीसरा नियम है अनुस्वार से पूर्व का वर्ण। अनुस्वार यदि कहीं आता है तो वो दीर्घ स्वर में ही गिना जाता है, दीर्घ स्वर ही उसको माना गया है। तो जहाँ कहीं भी अनुस्वार आएगा उससे पहले के वर्ण जो है उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। जैसे प्रशंसा, अब श जो है यहाँ पर लघु स्वर है, इसमें लघु स्वर है, परंतु हमने यहाँ पर इसकी मात्रा दीर्घ लगाई है क्योंकि इसके बाद अनुस्वार आ रहा है, इसके ऊपर लगी हुई है बिंदी, इसलिए इसकी मात्रा दीर्घ हो गई। ऐसे ही चंदा, च के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यानी च के बाद अनुस्वार है तो इसलिए च की मात्रा हो गई दीर्घ। कंघा, मयंक, सब जगह यही नियम लागू हो रहा है। एक और मैं यहाँ नियम लिखना भूल गई हूँ, अब लिख देती हूँ। अनुनासिक यदि लगा हुआ है, वर्ण अनुनासिक है तो उसकी मात्रा लघु ही रहती है, वो दीर्घ नहीं रहेगी, नहीं होगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हंस, हंस की मात्रा लघु ही रहेगी। ऐसे ही चांद, चा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और चा गुरु है, इसलिए वहाँ पर गुरु मात्रा रहेगी, 2 मात्रा वहाँ पर हम गिनेंगे। तो समझ में आया आपको?
अगला नियम है गुरु वर्ण की लघुवत गणना। जिस प्रकार कई स्थानों पर अभी हमने देखा कि वर्ण लघु होते हुए भी हम उसको गुरु मानकर चल रहे हैं, उसकी गणना 2 मात्रा कर रहे हैं। इसी तरह से कई बार वर्ण गुरु होता है परंतु उसकी मात्रा हम लघु लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उच्चारण काल जो है वो कम है, उच्चारण में कम समय लग रहा है, तो मात्रा गुरु होने पर भी उसकी जो हम मात्रा लगाएंगे वो लघु ही लगाएंगे। जैसे उच्चारण काल के आधार पर नियम लिखा भी हुआ है कि उच्चारण काल के आधार पर गुरु वर्ण को लघुवत मान लिया जाता है। यदि उच्चारण में कम समय लग रहा है तो हम गुरु वर्ण को लघु मानकर ही उसकी मात्राओं की गणना करेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जही कर जही पर सत्य सनेहु। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जय के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये तो दीर्घ स्वर हो गया, परंतु यहाँ पर जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो उच्चारण में कम समय लग रहा है। हम इसको जही के जही पर सत्य सनेहु जल्दी से पढ़ रहे हैं, शीघ्रता पूर्वक पढ़ रहे हैं, हम इसको जे ही नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इसके बाद भी लघु ही स्वर है, लघु मात्रा है, तो इसलिए इसका उच्चारण भी हम लघु की भांति ही कर रहे हैं, इसलिए इसकी मात्रा लघु ही रहेगी। ये देखिए चौपाई छंद का ये चरण है और ये 16 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी हम देखेंगे कि ए की मात्रा ए स्वर आएगा या ओ स्वर आएगा और ये शीघ्रता पूर्वक जब बोले जाएंगे तो इनकी मात्रा हम गुरु ना लगाकर लघु ही लगाएंगे। तो ये हो गए गुरु वर्ण की लघुवत गणना और लघु वर्ण की गुरुवत गणना। उदाहरण मैं आपको ढूंढ रही थी आपके लिए। करत जोबन सुर नर मुनि भावन। अब हमने जो को यहाँ पर जल्दी से बोला, करत जोबन सुर नर मुनि भावन, कि वही कीजिए जो सुर नर और मुनि सभी को भावन लगे, अच्छा लगे। तो जो यहाँ पर है तो गुरु, परंतु वो शीघ्रता पूर्वक बोला जा रहा है, उसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, इसलिए हम उसकी यहाँ पर मात्रा लघु ही लगाएंगे। तो ये हो गए लघु और गुरु वर्ण की मात्राओं के नियम। एक होता है कि किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। छंद क्या भी हमने देखा, मैंने बोला था कि ये जो दिया गया है यहाँ पर मैंने ये उदाहरण लिखा है, ये चौपाई छंद का चरण है। तो छंद का चरण जब समाप्त होता है तब वहाँ पर यति होती है, चाहे अल्प विराम हो चाहे पूर्ण विराम हो, जिस प्रकार यहाँ मैंने पूर्ण विराम लगाया है। तो आशा करती हूँ ये नियम भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से, भली भांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।